Assalamu alaikum students, welcome to week number 6 enterprise system and this is our video number 1. अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट लेक्चर था इट वाज अबाउट हमने उसमें दो चीज़ें बेसिकली हमने हमारा जो लेक्चर का फोकस था वो दो चीज़ों पर था। पहली चीज़ तो ये थी कि हमारे पास ईआरपी के मुख्तलिफ फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या हैं और ईआरपी के उन फंक्शनल कंपोनेंट्स के हमारे पास बेनिफिट्स क्या हैं। और हमने ये देखा था कि हमारे पास बिजनेस फंक्शन को हमारे पास ईआरपी के मॉड्यूल्स कैसे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे लास्ट लेक्चर का जो पहला फोकस था इट वाज ऑल अबाउट दोज इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स जिनके ज़रिए आपको ईआरपी या एंटरप्राइज सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसका दूसरा पार्ट ये था कि उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास ईआरपी आर्किटेक्चर द डिज़ाइन, जो हमारे पास ईआरपी का पूरा एक डिज़ाइन होता है उसके बारे में था। और हमने वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की थी जिसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास जो एक जनरल आर्किटेक्चर है ईआरपी का, इट इज़ लेयर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, या टियर बेस्ड आर्किटेक्चर था। और उसमें हमने जनरली एक मॉडल को डिस्कस किया था दैट वाज 3 लेयर आर्किटेक्चर। और फिर हमने ये भी कहा था कि हमारे पास नंबर ऑफ़ टियर्स या नंबर ऑफ़ लेयर्स बढ़ भी सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। और हमने कहा था कि इट कैन बी एन टियर विच कैन बी एनी नंबर। अच्छा, हमने उसमें टीयर्स को थोड़ा-सा जनरली ब्रीफली डिस्कस भी किया था कि कैसी हो सकती हैं। अब हम ज़रा बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम वी विल जंप इनटू एक्चुअल आर्किटेक्चर्स ऑफ द ईआरपी। लास्ट लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन देना था और अब हम यहाँ पर एक्चुअल ईआरपी के जो आर्किटेक्चर्स हैं उनको हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमने लास्ट टाइम हमने वहाँ पर डिस्कस की थी वो ये थी कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट भी होती है। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट में आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे डेटाबेस रिक्वायरमेंट, नेटवर्क कनेक्टिविटी, प्लस आपके पास सिक्योरिटी वगैरह। तो वहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट बताने का मकसद ये था कि आज जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स आर्किटेक्चर के मॉडल्स डिस्कस करें तो उसमें जो हम चीज़ों को डिस्कस करें तो आपके माइंड में वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स भी होनी चाहिए। ऑल्दो जो लेक्चर की डिस्कशन है या लेक्चर की सेटिंग है इट हैंडल दैट थिंग, बट स्टिल आपके माइंड में भी होना चाहिए। तो आज के जो हमारा लेक्चर है ये तो थोड़ा रिव्यू हो गया कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे हम हर लेक्चर में पहले डिस्कस करते हैं देन वी मूव टू द एक्चुअल लेक्चर। हमने यहाँ पर ये कुछ चीज़ों को देखना है और ये चीज़ें हैं क्या। हमने ये देखना है कि हमारे पास एक इफेक्ट ऑफ वेल डिज़ाइन आर्किटेक्चर ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन पे क्या होगा। फिर जो हमारे पास 3 टियर आर्किटेक्चर जिससे हम स्टार्ट करेंगे वो है क्या और उसका इम्पैक्ट क्या है ईआरपी सिस्टम्स पे। और फिर हम सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को भी आज देखेंगे और इसका इम्पैक्ट ईआरपी पे क्या होगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ। हमारे पास जो ये वाला वीक 6 और वीक 7 इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ईआरपी आर्किटेक्चर। Being an IT student or CS student, it is very important to understand these architecture. अच्छा, ये आर्किटेक्चर इस पढ़ना समझना इसलिए ज़रूरी है कि आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो फ्रॉम द आईटी पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका आर्किटेक्चर क्या होता है और क्या क्या चीज़ें ऑफ़र करता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसको आपने कंसिडर करनी है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो स्ट्रेट अवे हमारी जो बेसिक आर्किटेक्चर की डिस्कशन थी वो तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट कर ली थी। हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें हम 3 टियर आर्किटेक्चर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे पास मोस्टली जो आर्किटेक्चर्स वेंडर्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा-सा मैं आपको बताता चलूँ, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था और यहाँ वहाँ पर डिस्कस किया था कि हमारे पास जो आर्किटेक्चर्स होते हैं वो स्पेसिफ़िक होते हैं ऑफ टुवर्ड्स दिस वेंडर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने मुख्तलिफ़ किस्म के वेंडर्स को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। एक सबसे जो मार्केट लीडर है उसे उसमें एसएपी है, फिर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स आ जाता है, फिर हमारे पास ओरेकल आ जाता है। तो हर एक वेंडर अपने मुताबिक आर्किटेक्चर डिज़ाइन करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास वेंडर्स हैं वो 3 लेयर आर्किटेक्चर या 3 टियर आर्किटेक्चर को इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारे पास 3 टियर्स होती हैं। एक हमारे पास वेब टियर होती है, एक हमारे पास एप्लीकेशन टियर होती है और एक हमारे पास डेटा टियर होता है, या आप जिससे लेयर भी कह सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास हमने लास्ट टाइम भी डिस्कशन की थी कि हमारे पास जो हमारे पास लेयर आर्किटेक्चर होता है या टियर आर्किटेक्चर होता है, इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है ये हमारे पास स्केलेबिलिटी होती है। यानी आपको अगर कोई चीज़ आपने ऐड करनी है तो आप स्पेसिफिकली उस टियर
में जाके उसमें फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। यू डू नॉट नीड टू चेंज द होल सिस्टम। ठीक है, सिमिलरली ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी इसमें बेहतर हो जाती है। ठीक है, आपके पास हर टीयर का अपना काम डिफ़ाइन होता है और आपके पास बेहतर तरीके से जो आपके रिसोर्स होते हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारे पास सिक्योरिटी जो है वो सेपरेट लेवल्स पे प्रोवाइड की जा सकती है, क्योंकि आपके पास ओवरऑल सिस्टम की सिक्योरिटी इट इज़ नॉट इनफ, क्योंकि हर टीयर की अपनी रिक्वायरमेंट है। डेटाबेस की सिक्योरिटी थ्रेट्स फ़र्क होते हैं, वेब के अपने सिक्योरिटी थ्रेट्स फ़र्क होते हैं, एप्लीकेशन के अपने सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। तो आप ओवरऑल एक कोई कॉम्प्रिहेंसिव सी सिक्योरिटी प्लान नहीं बना सकते। अगर वो बनाएंगे तो इट विल बी जनरल, बट इट विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव। तो होता ये है कि अगर हम टीयर लेवल पे या हम लेयर लेवल पर काम करते होते हैं तो उसमें हम हर टीयर के मुताबिक उनकी सिक्योरिटी उधर ही प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारे पास जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे पास इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हम उनको प्रोवाइड कर सकें। और हमारे पास, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी या उससे लास्ट टाइम एक चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है उसका डेटा होता है। अच्छा, नाउ ये हमारे पास फिगर 1.1 है, जो आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ये आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर है। ठीक है, जिसे आप वेब टियर कहेंगे। ये आपके पास एप्लीकेशन लेयर है और ये आपके पास डेटा लेयर है। नाम इसके फ़र्क हो सकते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन लेयर को हमने यहाँ प्रेजेंटेशन लेयर कहा है, डिस्कशन में हम इसे वेब टियर भी कह रहे हैं, एप्लीकेशन लेयर एज इट इज़ है, और डेटा टियर को डेटा टियर भी कहा जा सकता है। अच्छा, तो ये एक बड़ा सिंपल सा एक फिगर है जिसको समझना बड़ा आसान है। ठीक है, यहाँ से हमारी इंटरेक्शन होगी, यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन रन होती होगी, और यहाँ पर हमारे पास जो हमारा डेटाबेस है वो होगा। आपको याद होगा कि जब हम इंट्रोडक्शन एंटरप्राइज सिस्टम्स का दे रहे थे तो उसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास जो है डेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये हमारे पास सिंगल रिपोजिटरी में होता है ताकि हमारे पास डुप्लीकेशन ऑफ डाटा ना हो, ये सारी बातें हों। जो हमारी एप्लीकेशन होती है जिसमें हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग होती है वो आपकी एप्लीकेशन लेयर पे रन होती है, और हमारे पास जो वेब की तमाम यूज़र इंटरफेस होता है वो तमाम चीज़ें हमारी प्रेजेंटेशन लेयर में आती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये बड़ा एक सिंपल सा एक डायग्राम है। अब इसको हम जब डिस्कस, ये आपने एक सिंपल डायग्राम अपने अपने माइंड में रखना है, और हम जब हमारी डिस्कशन होगी तो इसको आपने बार बार सोचना है और उसके मुताबिक इससे अलाइन करना है हमारी डिस्कशन को। ठीक है, अब हम इन टीयर्स को डिस्कस करते हैं। जो हम फर्स्ट हमारे पास आ जाती है जी, हमें वेब टीयर, जिसे हम प्रेजेंटेशन टीयर भी कहते हैं या लेयर कहते हैं। अच्छा, यहाँ से हमारे पास हमारे क्लाइंट ने हमारे साथ इंटरेक्ट करना होता है। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास जो क्लाइंट की इंटरेक्शन होती है वो, उसका मकसद ये होता है कि वो हमारे पास जो एप्लीकेशन हमारी यहाँ पर रन हो रही है, ठीक है, इस टीयर में रन हो रही है, उसको कैसे उसने एक्सेस करना है। सो बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर या हमारे पास वेब टीयर जो होता है वो एक एक्सेस प्रोवाइड करता है हमारे क्लाइंट्स को। ठीक है, अब वो क्लाइंट्स में अगेन वो हम यहाँ पर हम वर्ड अगर यूज़र यूज़ कर लें तो बेहतर होगा, जिसमें हमारे पास क्लाइंट्स आ सकते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ आ सकते हैं, हमारे वेंडर्स एंड सप्लायर्स आ सकते हैं, उन तमाम को एक्सेस देना है। तो ये किसका काम होता है, इसका जो फॉरमोस्ट ड्यूटी होती है हमारे पास वेब टियर की होती है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, यहीं से हम डेटा को इनपुट करते हैं, यहीं से हमारे पास हम किसी इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट को सबमिट करते हैं, और उसके मुताबिक हमारे पास डेटा हमारे पास आता है। तो हमारे पास ये जो जगह है, दिस थिंग, ये आपके पास इस्तेमाल होती है तमाम चीज़ों के लिए, एक्सेस के लिए। दिस इज़ द बेसिकली द फ्रंट डोर ऑफ द ईआरपी, यानी ये वो फेस है जो हमारे क्लाइंट को या एम्प्लॉय को या वेंडर को नज़र आएगा जब हमारा सिस्टम यूज़ करेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं, ये हमारे पास अब आज के मॉडर्न दौर में आपको पता है कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है, अंदर अगर होंगे तो हमारे पास इंटरनल नेटवर्किंग हुई होगी। ठीक है, हमारा अपना एक प्राइवेट नेटवर्क होगा। लेकिन अगर एक्सटर्नली होंगे तो डेफिनेटली फिर हम उसको इंटरनेट की तरह यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास अब आप चूँकि एक उसमें आ गए हैं, मतलब एक फोर्थ सेमेस्टर में है या फिफ्थ सेमेस्टर में, तो अब आप की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी चीज़ों के बारे में अब क्लियर हो गई होगी। आप जब आपने वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट या वेब के जितने भी कोर्सेज़ पढ़े होंगे तो उसमें आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई होगी, हमारे पास वेब सर्वर्स होते हैं। ठीक है, इनके अपने सर्वर्स होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, लोकेटेड होते हैं, और वो हमें वेब की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपके पास जो आप अगर एक वेब पेज भी डिज़ाइन करते हैं या फ्रंट एंड भी डिज़ाइन करते हैं तो वो एक सर्वर पे होती है, और उसकी
वहाँ से ही हमारे पास एक्सेस होता है। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि हमारे पास एक चीज़ बीइंग ERP कंसल्टेंट या बीइंग अ जर्नल स्टूडेंट ऑफ IT एंड CS, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब आप एक सर्वर सेलेक्ट करते हैं तो उसमें रिसोर्सेज की जो आपके पास यूटिलाइजेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस वेब एप्लीकेशन की वो भी आपको पता होनी चाहिए। अब उसमें वेब एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि उसे कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स ने इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक वो कौन सा टाइम होगा, वो कौन सा पीक आवर होगा जब आपका जो ये एप्लीकेशन है या ये आपके पास यूज़र इंटरफेस या वेब की जो आपकी फॉर्म है, ये एक स्पेसिफिक फॉर्म या एक वेबसाइट आपके पास इस्तेमाल होगी, और उसमें क्या मैक्सिमम लोड होगा। जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आप बड़ी आसानी से एक अच्छा उसके लिए डिज़ाइन कर सकेंगे कि हमारे वेब सर्वर के रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, और उसके मुताबिक ही आपकी तमाम डिज़ाइनिंग होगी। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो कि आपके कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स होंगे। सिमिलरली दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास किस किस्म की डाटा से इनपुट या आप व्यू करेंगे, ठीक है। अब जैसे टेक्स्ट डेटा है या हमारे पास बाकी कोई मल्टीमीडिया डेटा है, तो टेक्स्ट डेटा के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, ठीक है। बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती हैं, पर जब आपके पास मल्टीमीडिया आ जाए तो उसमें फिर आपके पास रिक्वायरमेंट फ़र्क हो जाती है। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें आपने एनालाइज़ करनी है और देखनी है कि आप कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करेंगे, लेकिन ये एनालिसिस बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड होंगी, ठीक है। हमारे पास जो जैसे मैंने आपको स्टार्ट होते हुए कहा था कि हमारे पास आज के लेक्चर से पहले कि हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो उसमें हमारे पास नेटवर्क भी आता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी थोड़ी वीडियो लेंथी हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें वेब टियर का आइडिया हो गया, तो अब दोबारा हम ज़रा वेब टियर को दोबारा डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन नेटवर्क और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हम अपनी फ़र्स्ट वीडियो को एंड करते हैं वीक 6 की। थैंक यू।